हेलो फ्रेंड्स, आज की इस डिक्टेशन में हम RSSB की प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को करने वाले हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश की स्वाधीनता ने 2 विशेष प्रवृत्तियों को उत्प्रेरित किया है। एक का संबंध विज्ञान से है, जिसमें कारखानों से लेकर वैज्ञानिक उपलब्धियों तक की यात्रा है, और दूसरी का संबंध नृत्य, संगीत, नाटक और खेलकूद से है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हों ऐसी बात नहीं है। कारण सुबह से शाम तक पसीना बहाने वाला व्यक्ति या दिन में धूप के ताप से शरीर को तापने वाला मजदूर मनोरंजन चाहता है। जैसे ही संध्या घिरती आती है, वैसे ही वह किसी बाग, पार्क या चांदनी में विहार करना चाहता है, फूलों की गंध से मस्त होना चाहता है और अपनी दिन भर की तपन को शीतलता में बदलना चाहता है। मनोरंजन और मन बहलाव की यही प्रक्रिया संस्कृति की ओर मुड़ती है। प्रायः कहा जाता है कि नृत्य, गायन, वादन व खेलकूद संस्कृति के उपकरण हैं। कुछ मायनों में और किसी सीमा तक यह सही हो सकता है, किंतु जो लोग संस्कृति को इन्हीं कटघरों में बांधकर देखते हैं, वे भ्रम में हैं। संस्कृति इनको पार करके और भी आगे आती है। ये लोग जो उसका प्रारंभिक सोपान है, भारत के कई बड़े नगरों में संस्कृति को इसी अर्थ में ग्रहण किया जा रहा है। साहित्य को व्याख्या के स्तर पर खड़ा करते समय जो मनमानी और आपाधापी हुई है, उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं जान पड़ता है। संस्कृत के आचार्यों से लेकर अंग्रेजी और हिंदी के विद्वानों तक ने साहित्य विषयक जो मंतव्य प्रकट किए हैं, वो साहित्य के संबंध में कई प्रकार की धारणाओं को सामने रखते हैं। कभी साहित्य को काव्य के अर्थ में, तो कभी कल्याण, विधायनी, ज्ञान राशि के अर्थ में, कभी युग विशेष को जागृति और स्फूर्ति प्रदान करने वाले साधन के अर्थ में, तो कभी द्वंद्वों के बीच सामंजस्य विधान करने वाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इस विवेचन से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि साहित्य का क्षेत्र व्यापक है। उसको संपूर्णता में ग्रहण कर अभिव्यक्ति के द्वार पर ला खड़ा करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यही कारण है कि विद्वानों ने जिस पक्ष की ओर आंख उठाई, उसे ही व्याख्या के स्तर पर पहुंचा दिया। वास्तव में हम साहित्य के माध्यम से जीवन और जगत की भाव भरी झांकी कर सकते हैं। ऐसी झांकी जो नित नई और कल्याण कामना के रंगों में निखरी आनंद का प्रसार करती हो। इस कथन में पुरानेपन की बू आ सकती है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि साहित्य शिवत्व के बिन अधूरा है या शिवत्व ही साहित्य है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि साहित्य कवि या लेखक की अनुभूतिमय रचना है। इस संदर्भ बिंदु से साहित्य अनुभूत सत्य को संप्रेषित करने का माध्यम है, और इसके साथ ही वह लेखक की आत्मीय लब्धि भी है। इस प्रकार यह कहना ज्यादा सही है कि साहित्य अनुभूति सत्य से प्रारंभ होकर आत्मीय उपलब्धि तक पहुंचकर ही अपने सच्चेपन का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके शिव या अशिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस कृति में अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति की
प्रसन्न मुद्रा में आत्मीय बनकर संप्रेषित होगी, वही साहित्य सच्चा होगा, शिव होगा। पैरा, साहित्य में शिवत्व के लिए किए गए सभी प्रयत्न अनुभूति की ईमानदारी के अभाव में दिशाहीन कदम है। कारण हर कृति को सार्थक बनाने के लिए भीतर की आग की जरूरत पड़ती है, अनुभूत सत्य की जरूरत पड़ती है, शिवत्व की नहीं। यूं अनुभूति की सच्चाई शिवत्व से अलग कैसे हो सकती है? जिस साहित्य में ऊपर निर्देश और दबाव काम करते हैं, वह शीघ्र ही विकृतियों और विसंगतियों में विकसित होने लगता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य के लिए कोई अनुशासन, कोई नियम हितकर नहीं होता, क्योंकि वह तो मुक्त अनुभूति का संप्रेषक होता है। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, उसी का साथी एक शब्द और जो कल्चर के आगे एग्री लगाने से बनता है, एग्रीकल्चर या कृषि। जैसे कृषि में बीज वपन करना, उगाना, संभालना और सुरक्षित रखना आवश्यक है, उसी तरह संस्कृति के संस्कारों के बीज बोए जाते हैं, उन्हें उगाया या बढ़ाया जाता है। यह बोना, उगाना और बढ़ाना लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इसी आधार पर संस्कृति एक दिन में नहीं बन जाती, उसके लिए एक जोश और सतत प्रयास चाहिए। इतनी सतत साधना के बाद ही संस्कृति का निर्माण परिष्कृत दिशा में होता है, और तभी वह अवस्था आती है जहां जीवन के प्राकृत राग द्वेष परिमार्जित हो जाते हैं। संस्कृति में चेतना और व्यवहार दोनों का अंतर्भाव है। व्यवहार और चेतना के सम्मिलन से जीवन संस्कारमय बन जाता है। संस्कृति उतनी ही पुरानी चीज है जितनी मानवता, किंतु उसका विकास सहज है। मानव के जन्म के समय कुछ सहज वृत्तियां भी स्वभाव में आ धमकती हैं। जैसे मानव का विकास होता है, वैसे परिस्थितियां उन सहज वृत्तियों को विकसित और परिमार्जित करती जाती हैं। यही प्रक्रिया संस्कार के नाम से जानी जाती है। संस्कृति और साहित्य दोनों ही मनुष्य से अलग नहीं है। मनुष्यता की मधुरतम अनुभूति स्व से संकीर्ण लोक से ऊपर उठकर ही की जा सकती है। संस्कृति मानव जीवन का ऐश्वर्य है। संस्कृत अवस्था ही सांस्कृतिक चेतना का द्वार खोलती है। संस्कृत मनुष्य वह है जो बाहरी और भीतरी दोनों गुणों का स्रोत है, जिसका मानसिक, आत्मिक और शारीरिक विकास संतुलित दिशा में हो गया हो। इस प्रकार संस्कृति आंतरिक गुण है, इसका विभाजन कभी नहीं हो सकता है। इसके विभिन्न स्तर हो सकते हैं, सोपान हो सकते हैं, जैसे युग संस्कृति, समाज संस्कृति, जातीय संस्कृति और मानव संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति को प्रायः एक ही समझ लिया जाता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। सभ्यता वह जो हमारे पास है और संस्कृति हम स्वयं हैं। मोटर, वायुयान, सड़कें, भोजन, कारखाने और पोशाक सभ्यता के परिचायक हैं, किंतु भोजन करने, पोशाक पहनने और मोटर तथा मकान बनवाने में हम जिस रुचि को प्रदर्शित करते हैं, वह संस्कृति के है। कई बार किसी सभ्य व्यक्ति को देखकर यह कह दिया जाता है कि वह बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति है। यह तो बड़ी भ्रामक धारणा है, क्योंकि प्रत्येक सभ्य नागरिक संस्कृत हो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अनेक बड़े पाश्चात्य देशों में सभ्यता का मान संस्कृति से कहीं अधिक है। स्टॉप। सो फ्रेंड, आपको अगर डिक्टेशन अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए एंड डिक्टेशन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।